हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सितेश कुमार कुशवाहा आज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर यानी प्रस्तावों का वर्गीकरण बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था डिफिनेशन ऑफ ऑफर एंड रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारे प्रीवियस किसी भी लेक्चर को देखना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बता दें कि अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट भी करिए, जिससे हमें और वीडियो अपलोड करने में मोटिवेशन मिलेगा और डेली टू डेली वीडियो अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं 100 व्यूज आने में 3-4 दिन लग जा रहे हैं। आप सोचिए, तो किसको मन करेगा वीडियो बनाने के लिए। आप फिर वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो आपने पिछले क्लास में दोहराया था। आप देखे होंगे बहुत सारे एमसीक्यूज आपने रटा एग्जाम टाइम में, लेकिन कोई भी काम नहीं आया आपको। ठीक है, तो फिर उस गलती को अगर दोहराएंगे तो भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग सभी तरह की वीडियोज मैं उपलब्ध कराऊंगा, एमसीक्यूज भी उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन तभी जब आप रेगुलर वीडियोस को देखा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑफर को हमने जो क्लासीफाई किया है 5 पार्ट में। पहला है जनरल ऑफर यानी सामान्य प्रस्ताव, दूसरा है आपका स्पेशल ऑफर यानी विशेष प्रस्ताव, और तीसरा है क्रॉस ऑफर यानी प्रति प्रस्ताव, और चौथा है काउंटर ऑफर यानी विपरीत प्रस्ताव, और पांचवा स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर जो है जिसे अस्थायी मुक्त अथवा सतत प्रस्ताव कहते हैं। और इसको हम कहते हैं प्रस्तावों का वर्गीकरण, हिंदी में कहते हैं प्रस्तावों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम यहां पर आपको पूरा डिटेल बताते हैं। हम बात करते हैं जनरल ऑफर की। ये जनरल ऑफर क्या होता है यानी सामान्य प्रस्ताव क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है। किसको किया जाता है? पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये जो ऑफर किया जाता है ये वर्ल्ड वाइड पब्लिक को की जाती है। क्या? वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पब्लिक। ठीक है, वर्ल्ड वाइड पब्लिक को की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी सिंपल भाषा में अगर हिंदी में कहें तो ये प्रस्ताव आम जनमानस को यानी आम जनता को किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रस्ताव को कोई भी पब्लिक, कोई भी आम इंसान इसको स्वीकार कर सकता है। कैसे? इसके दिए हुए टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके। ठीक है, प्रस्ताव की स्वीकृति दे सकता है और एक अनुबंध क्रिएट कर सकता है। ठीक है, हम आपको एक एग्जाम्पल नहीं, केस लॉ आपको बताते हैं। इससे संबंधित जो केस लॉ है आपको बताते हैं। इससे जुड़ा एक केस लॉ है फ्रेंड्स, और ये एक ऐतिहासिक केस लॉ है। ठीक है, जिसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। तो इसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। ये जो केस ला है बहुत पुराना केस ला है फ्रेंड्स। आपको बता दें ये 19वीं सदी की है। हम बात करें तो ये 1892 में इंग्लैंड में एक फ्लू आया था, इन्फ्लुएंजा, जिससे उस समय लगभग 10 लाख लोग पीड़ित थे। ठीक है, और जब ऐसी महामारियां आती हैं तो बहुत सारी कंपनियां जो है मेडिसिन लॉन्च करती हैं, नई नई मेडिसिन लॉन्च करती हैं और एक लुभावने ऑफर लोगों को प्रदान करती है। तो उस समय एक कंपनी जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, जिसने स्मोक बाल के नाम से एक दवा निकाला उस फ्लू को खत्म करने के लिए।
और उस समय उन्होंने ये ऑफर किया कि अगर इस दवा को 2 सप्ताह तक दिन में 3 बार इस्तेमाल करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको ये बीमारी नहीं होगी। और वो उस समय कहता है कि अगर बीमारी हो जाती है किसी को तो हमारी कंपनी उसको 100 पाउंड देगी। ठीक है, और उस संबंध में कंपनी ने 1000 पाउंड जो है क्या किया, एलायंस बैंक में जमा कर दिया। वो कंपनी थी लंदन की। ठीक है, और लंदन की एक महिला, उस समय लंदन की एक महिला ने इस कंपनी के दवा को, जिसका नाम है, उस महिला का नाम है लुइसा एलिजाबेथ, नाम है लुइसा एलिजाबेथ, लुइसा एलिजाबेथ। इन्होंने क्या किया, उस दवा का इस्तेमाल किया कंपनी के नियमों के आधार पर। ठीक है, दवा का इस्तेमाल किया और फिर भी उनको ये बीमारी हो गई। ठीक है, इनको फिर भी वो बीमारी हो गई, फ्लू। ठीक है, तो इन्होंने कंपनी के ऊपर जो कंपनसेशन की राशि है उसके लिए दावा किया यानी क्लेम किया। ठीक है, कंपनी ने इस को इग्नोर किया और उन्होंने कहा कि कंपनी का उस समय अनुबंध करने का कोई इंटेंशन नहीं था। कंपनी ये एक लुभावना ऑफर लॉन्च की थी जिसके वजह से उसका दवा बिक सके। ठीक है, लेकिन जज ने क्या कहा, देखिए आपको बताते हैं, उस समय 3 जजों की बैच, जिसमें तीनों जजों का नाम आपको बताते हैं, लॉर्ड जस्टिस लिंडले, लॉर्ड जस्टिस बोवेन, और तो हमारे तीसरे जो जज थे वो क्या थे, एल स्मिथ। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं, इन तीनों जजों की बैच ने पूरी दलीलें सुनी और उसके बाद से इन्होंने इस निर्णय पे आया कि ये एक सामान्य प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव जो है एक वैलिड प्रस्ताव है। इसके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके कोई भी स्वीकृति दे सकता है और कंपनी के साथ ऐसा ही हुआ। लुइस एलिजाबेथ ने कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया और प्रस्ताव की वैलिड स्वीकृति दी। इसलिए कंपनी को जो 100 पाउंड, जिन्होंने कंपनी ने क्या किया था कि 1000 जो पाउंड जो है उन्होंने जो एलायंस बैंक में उस समय में जमा कराया था, उसमें से 100 पाउंड लुइस एलिजाबेथ को देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकेबल कंपनी का जो केस लॉ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो ये जो केस में जो फेवर में गया वो किसके फेवर में गया, लुइसा एलिजाबेथ के। ठीक है, और कंपनी केस हार गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका स्पेशल ऑफर यानी विशिष्ट प्रस्ताव या विशेष प्रस्ताव आप कह सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें, ये एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो एक निर्दिष्ट व्यक्ति के समक्ष किया जाता है, निश्चित व्यक्ति के समक्ष। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के या पर्टिकुलर कैटेगरी के पर्सन को किया जाता है। क्लियर है? और वही व्यक्ति इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे करके अनुबंध क्रिएट कर सकता है और कोई आम जनमानस इसकी स्वीकृति नहीं दे सकता। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में समझिए कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, एक निश्चित व्यक्ति को जब प्रस्ताव किया जाता है तो विशेष प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए हम इसको लिख भी देते हैं थोड़ा सा, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन।
यानी ये ऑफर जो किया जाता है किसको किया जाता है भाई, स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन को, या कह सकते हैं डिफिनिट पर्सन को। ठीक है ना, तो लिख देते हैं स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब क्या करते हैं, आपको बताते हैं ये क्रॉस ऑफर यानी प्रति प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है, प्रति प्रस्ताव क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्रस्ताव होता है जब दो पक्षकार एक दूसरे के प्रस्ताव के भुलावे में समान प्रस्तावों का विनिमय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ए बी को क्या करता है, अपनी कार बेचने का प्रस्ताव करता है। कितने में, 7 लाख में, 7 लाख। ठीक है, तो 7 लाख में ए बी को अपनी कार बेचने का प्रस्ताव करता है। ठीक है, बी इसको इग्नोरेंस करते हुए अनजाने में क्या करता है कि ये क्या करता है, बी के समक्ष इसकी कार खरीदने के लिए 7 लाख में इसकी कार खरीदने के लिए 7 लाख में इसकी कार खरीदने के लिए प्रस्ताव करता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की तरफ से जो किया गया प्रस्ताव जो है ये क्या कहलाएगा, प्रति प्रस्ताव किया जाएगा। और ऐसे प्रस्ताव जो हैं वैलिड नहीं होते हैं, यानी ऐसी दशा में कोई भी अनुबंध बाध्यकारी अनुबंध नहीं होता है। और क्योंकि एक प्रस्ताव दूसरे के द्वारा स्वीकृति के रूप में नहीं लिया जा सकता है, कि मान लीजिए इन्होंने प्रस्ताव किया और इन्होंने जब ये प्रस्ताव किया तो इनके द्वारा किया गया प्रस्ताव का ये जो है प्रस्ताव स्वीकृति हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये वैलिड ऑफर नहीं होता है। ठीक है, इससे द्वारा किया गया जो अनुबंध है ये बाध्यकारी नहीं होगा। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। आपका जो चौथा पॉइंट है करेक्ट, काउंटर ऑफर। क्या होता है, काउंटर ऑफर यानी विपरीत प्रस्ताव। ठीक है, ये कैसा प्रस्ताव होता है आपको बताते हैं। कह रहे कि जब प्रस्ताव गृहीता मूल प्रस्ताव की शर्तों में संशोधन तथा परिवर्तनों के साथ प्रस्ताव के प्रति मर्यादित स्वीकृति प्रस्तुत करता है तो यह कहा जाता है कि उसने क्या किया है, विपरीत प्रस्ताव किया है। फिर बोलते हैं, जब प्रस्ताव गृहीता मूल प्रस्ताव की शर्तों में संशोधनों तथा परिवर्तनों के साथ प्रस्ताव की प्रति मर्यादित स्वीकृति प्रस्तुत करता है तो यह कहा जाता है कि उसने विपरीत प्रस्ताव रखा है। मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, चलिए ए बी के समक्ष अपनी कार को 2 लाख में बेचने का प्रस्ताव करता है, यानी ए बी को 2 लाख में अपनी कार बेचने का प्रस्ताव करता है। बी क्या करता है कि इस मूल प्रस्ताव को ठुकरा करके अब ये क्या करता है, ए को प्रस्ताव करता है इसकी कार कितने में खरीदने के लिए भाई, तो 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 में बी प्रस्ताव करता है एक कार को खरीदने के लिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, फिर ए क्या करता है, एक मर्यादित प्रस्ताव करता है, यानी हाई लाभ कमाने के लिए, ज्यादा लाभ कमाने के लिए क्या करता है, मर्यादित प्रस्ताव करता है। ये क्या करता है, ये कहता है कि मैं अपनी कार को 1,60,000 में बेचूंगा। ठीक है, तो ये जो है एक मर्यादित प्रस्ताव कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो पॉइंट 5 है, स्टैंडिंग ओपन और कॉन्टिन्यूइंग ऑफर। ठीक है, ये क्या कौन सा ऑफर होता है फ्रेंड्स, तो आपको बताते हैं। एक प्रस्ताव जो कुछ समय के लिए स्वीकृति हेतु खुला रखा जाता है तो हम इसको अस्थाई खुला या सतत प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। जैसे टेंडर आप कह सकते हैं, टेंडर जो होता है ना एक निश्चित समय के लिए खुला रहता है और उसी दौरान कोई भी उस टेंडर को भर सकता है और भर करके स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा
कि ए क्या करता है, बी को या किसी को भी, ए बी सी डी किसी को भी, या हम कह सकते हैं पार्टिकुलरली बी को भी, क्या करता है, एक प्रस्ताव करता है अपनी कार को बेचने के लिए। कितने में? 2 लाख में। ठीक है, 2 लाख में। ठीक है, ये ऑफर जो 4 लाख की कार है और 2 लाख में बेचने के लिए कितने समय के लिए देता है भाई? 2 ईयर, विद इन 2 ईयर, यानी 2 साल के अंदर इस कार को ये खरीद सकता है इसी रेट पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर हम कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है, यानी सीमित समय के लिए, 2 साल ही। 2 साल से जैसे आगे हुआ फिर ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो हम इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।